हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। अच्छा बाबा, प्रीवियस लेक्चर में आप हाफ लाइफ टाइम ये वो सारा कुछ पढ़ रहे थे। आज हम चलते हैं, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें न्यूक्लियर चेंजेस में, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन के जो लॉज होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी वैलिड होते हैं ना इसमें, तो उसके लिए अच्छा पहले आप ये थोड़ा देख लें कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो वैलिड होते हैं। तो पहले आप ये थोड़ा देख लें कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन कौन से लॉज वैलिड है। तो पहले आप ये समझ लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन वैलिड होता है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वैलिड होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड होता है, और साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी वैलिड होता है। एंड हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी वैलिड होता है अगर कोई स्पिनिंग इफेक्ट होगा तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में इस तरह की ये कहानी अवेलेबल या वैलिड होती है। चलें बाबा। अच्छा, अब हम इसी को थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे। किताब के ही आपका जो एग्जाम्पल है अवेलेबल होगा, आप उसको थोड़ा देख लेना बेटा, उसी को नज़र के यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं थोरियम की। 9227 होता है जो अल्फ़ा डिके कर रहा है, तो हमें रेडियम मिलता है ना। यहाँ पे रेडियम होता है 88 और 223 प्लस में अल्फ़ा पार्टिकल आपको मिलेगा। अच्छा, जो अल्फ़ा पार्टिकल मिलता है उसकी भी अपनी एक प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 6.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप जहन में रखेंगे, ये चीज़ आप जहन में बिठा दें। इस तरह की कहानी इसमें होती है। चलें बाबा, अब इसमें कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम थोड़ा चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि वाकई में चार्ज वाला लॉ वैलिड है या नहीं। बड़ी सादी सी बात है। अच्छा, पहले चार्ज थी 90। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन चार्ज क्या बनी 88 और +2 इज इक्वल टू 90। तो आप सिंपली कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल वेरीफाइड है। यहाँ से क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन भी वैलिड होना चाहिए। तो इसके लिए आप थोड़ा देख लें बेटा, ये 227 तो आपने लिखा, पर जो असल मास होता है ना, जो यहाँ पे न्यूक्लियस नंबर होता है, वो थोरियम का होता है 227। हम लिखते हैं 227, पर ये एक्यूरेटली 227 नहीं होता, 227.027 होता है। बताए, हम इसको राउंड ऑफ करके भले ऐसे लिखें, पर ये कहानी असल में इस तरह से ऐसे होती है। अच्छा, अब आगे मिला आपको क्या, रेडियम मिला। रेडियम आपका जो है ना 223.018 ये होता है। हम लिखते हैं क्या 223 है यही। अच्छा, इसी तरह से, क्योंकि जो वैल्यूज है ना वो आप इस तरह से राउंड ऑफ करके लिखते हो, ठीक है ना। अच्छा, जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास हम लिखते हैं सिंपली 4, पर असल में ये होता है 4.002 ये होता है। जो यूनिफाइड मास है ना, हम उसकी बात करें, ये भी होता है। यूनिफाइड मास की बात करें, ये भी होता है। यूनिफाइड मास की बात करें, ये होता है। चलें, उसूली तौर पे होना ये चाहिए कि यहाँ पे अगर 227.027 U है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए ना। चलो उसको हम ऐड करके देखते हैं। 2 2 3 और 4 ये बने 227, ये तो हो गया। अच्छा, 018 में से 00 ये आप ऐड करें तो 0 पॉइंट आपको क्या मिलेगा बाबा, 020 ऐसे मिलेगा। अच्छा, भला बराबर कहानी है कि नहीं हो रही, देखो ज़रा। 227.027 ये है, पर यहाँ पे 227.020 फ़र्क है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, वो हम कैसे मालूम करें। जो रिएक्टेंट वाला होता है ना, मतलब जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, उसका मास हमेशा बड़ा होता है। तो आपने क्या करना है, उसके मास से माइनस करना पड़ेगा जो मास आपके प्रोडक्ट का है। जो मास आपके प्रोडक्ट का होता है ना बेटा, ये आपने इस तरह से माइनस करना पड़ेगा। 020 माइनस करें। अच्छा, जो डिफरेंस मिल रहा है तकरीबन कितना मिलेगा, 0.00 और कितना 7, या इस तरह से कह दो कि 0.0007 का खास यहाँ पे फ़र्क आ रहा है।
अब ये डिफरेंस आना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि वेरीफाइड होना चाहिए था ना, पर डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वो डिफरेंस है जो असल में ज़िम्मेवार होता है इस रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो सुनो दोबारा से बाबा, उसूली तौर पे मास बैलेंस होना चाहिए ना, पर बैलेंस नहीं हो रहा, इतना सा फ़र्क आ रहा है। ये फ़र्क जो आता है ना, इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ये आपकी वो एनर्जी है जो कि यूटिलाइज्ड, या ये आपका वो यूनिफाइड मास है जो यूटिलाइज्ड हो गया है, आप सिंपली कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यूँ आप एनर्जी जो है ना वो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, एनर्जी की वेरिफिकेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। चलो काम करते हैं बाबा। एक बात और आपको मैं बता दूं इसमें से कि इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी वो कितनी होगी, इसके लिए थोड़ा आप ये ध्यान में रख लो। अच्छा, जैसा कि एक यूनिफाइड की एनर्जी पता है कितनी होती है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब एक यूनिफाइड की एनर्जी ये होती है, तो फिर 0.007 की एनर्जी कितनी होगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़रब करें और देखें आपका जवाब क्या आता है, क्योंकि उसूली तौर पे इस तरह से ये होना चाहिए ना। अच्छा, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है वो आपको मिलती है 6.517। इसका रिजर्व करें ना आप कैलकुलेटर से, 6.517 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। मैं दोबारा से बता दूं बाबा, डिफरेंस मास का आ रहा है ये, और इस मास की करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो डिफरेंस में शो हो रही है, दैट इज 6.517। चलो भाई, हम कहते हैं क्या कि जो फ़र्क आया कितना, सुनो दोबारा से बाबा, फ़र्क कितना आया? तकरीबन 6.517 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि इसका मास ज़िम्मेवार होता है किसमें? काइनेटिक एनर्जी के लिए, ऐसे बोला ना मैंने। तो काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की होती है वो होती है 6.04। तो हम देखते हैं, मैच करते हैं कि 6.04 है इधर, ये तो 6.04 तो नहीं है, फ़र्क फिर भी आ रहा है। अच्छा, फिर फ़र्क कितना आ रहा है? चलो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की है, माइनस करें फिर भी फ़र्क आ रहा है। हालांकि उसूली तौर पे फिर तो बैलेंस होना चाहिए था, पर फिर भी जो फ़र्क आ रहा है तकरीबन 0.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अभी भी फाइनली फ़र्क आ रहा है। यार ये फ़र्क क्यों आ रहा है भाई इतना, ये फिर भी फ़र्क आ रहा है क्यों? क्योंकि हमने मास, पहली बात ये कि मास कंजर्वेशन में करे तो प्रॉब्लम आया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आया कि मास जो ना थोड़ा बहुत डेफिसिट में जा रहा है, उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाली तो उतनी आई। तो मैंने बोला कि जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं उनकी भी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, चलो वो भी हिसाब लगा लिया, फिर भी फ़र्क आ रहा है। ये क्यों? इसका मतलब ये कि जो आपका रेडियम निकला है ना, डॉटर न्यूक्लियस, इस रेडियम की भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, रेडियम भी रिकॉइल करता है ना थोड़ा बहुत। तो आप सिंपली कह सकते हैं इसकी भी अपनी एनर्जी होगी, और एसोसिएटेड एनर्जी विथ दिस रेडियम, रेडियम के साथ जो एनर्जी निकलती है वो होगी, आप सिंपली कह सकते हैं 0.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक काम करो, 227.027 आपका था थोरियम, वो 223.018 आपका मिला रेडियम, वो 4.002 कह दो कि आपका वो अल्फा पार्टिकल मिला, प्लस में 6.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिली, प्लस में जो डॉटर न्यूक्लियस आपका था रेडियम उसकी भी मिली। तो अगर अब हिसाब लगा लो तो सारी कहानी बराबर है। मैं कहना ये चाहता हूं बाबा कि एनर्जी फिर भी कंजर्व है, क्योंकि अगर मास कंजर्व है ना तो एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो यूं आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन वेरीफाई कर सकते हैं। तो दैट इज द सिंपल केस कि आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन फिर भी वैलिड है। तो इस रिएक्शन को देखकर ये पता चला कि जब न्यूक्लियर डिके होता है ना, तो पेरेंट न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो सामने जो आपका प्रोडक्ट है उसके बराबर होनी चाहिए। अब सर प्रोडक्ट में जो सीधा साधा दिखता है डायरेक्ट एनर्जी कौन सी है? एक तो डॉटर न्यूक्लियर खुद, प्लस में उनकी रेडिएशन, प्लस में रेडिएशन की काइनेटिक एनर्जी, और प्लस में जो डॉटर न्यूक्लियस मिला है ना उसकी भी थोड़ी बहुत रिकॉइल वाली एनर्जी होती है। तो अब अगर हिसाब लगा लो तो सारी कहानी आप कह सकते हैं इक्वल है, बराबर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो भी हैं आपके वो यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल हैं, या कह दो कि बिल्कुल वैलिड है। ठीक बाबा, चले अब बात यह है कि ये जो डिफरेंस आया था मास का, ये किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। अब ये मास एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है ना, इसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। यही आपका मास डिफेक्ट है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हुआ।
कैसे कन्वर्ट होता है, बड़ा सिंपल है, डेल्टा एम आपका वही है, इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे सी स्क्वायर के साथ तो आपको रिलेटिव एनर्जी मिल जाती है। ये एनर्जी कौन सी है, जो कि इनकी रेडिएशन के साथ इनकॉर्पोरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई और काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर रेडिएशन। ठीक है, तो यूं आप सिंपली इस्तेमाल ये कहानी कर सकते हो। ठीक बाबा, तो ये छोटी सी कहानी आपके किताब जो बुक है उसमें भी शायद इस तरह का एक एग्जाम्पल होगा, आप इसको थोड़ा रिव्यू कर लेना। ठीक बाबा, चलें अब हम आते हैं इसी में एक चीज़ और जो कि अहम है उस पर, वो ये है कि भाई न्यूक्लियर फोर्स कौन से होते हैं वो, और उसके अलावा मास डिफेक्ट क्या होता है, और उसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, और उसके अलावा पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम एक ही टॉपिक में कवर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सही तौर पे समझोगे। अच्छा, पहले हम आते हैं न्यूक्लियर फोर्स है क्या, मैं समझा देता हूँ, थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझते जाना। मिसाल के तौर पे बाबा ये है एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं और आपने पढ़ा कि न्यूट्रॉन या न्यूट्रल स्पेशीज भी होती हैं। ओके बात है। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब किसी भी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे ये सारे अगर रिपेल करें फिर तो न्यूक्लियस की साइज़ है वो बैलेंस हो ही नहीं चाहिए ना। यूरेनियम में 92 प्रोटॉन है तो यूरेनियम का न्यूक्लियस इस तरह से बैलेंस ही नहीं होना चाहिए। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो उसको रोक के बैठी हुई है, या ऐसी क्या बात है जिस तरह से ये बैलेंस है? क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि अट्रैक्टिव फोर्स अपना रिपल्सिव फोर्स है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं सोचूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उनको पकड़ के बैठा है, तो बाबा ग्रेविटेशनल फोर्स तो वीकेस्ट फोर्स होता है। ये इतना इनफ नहीं है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को रिपेल या इसको कैंसिल करा के खुद एक पकड़ के बैठे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर कुछ और है। अब हम आते हैं उस पर कि कुछ और क्या। तो सुनो, न्यूट्रॉन न्यूट्रल स्पेशीज है फ्री स्टेट में, पर जब ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं ना तो इनका बड़ा किरदार है। क्या किरदार है ज़रा देखो। न्यूट्रॉन ये मैंने जो बीच में बना दिया, समझो कि ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियर स्पेशी है जो कि न्यूट्रल है, पर प्रोटॉन के बीच में मौजूद जब होता है ना तो पता क्या होता है, ये न्यूट्रल बॉडी है। आपने इंडक्शन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में, कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर टू अ न्यूट्रल तो उसके ऊपर चार्ज पैदा होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। ये पॉजिटिव है ना, इसके बराबर में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज पैदा होगी न्यूट्रल के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रल पे नेगेटिव चार्ज होगी। तो यूं दो प्रोटॉन जो पहले एक दूसरे को दूर कर रहे थे, ये एक दूसरे को ऐसे दूर कर रहे थे, तो अभी न्यूक्लियर इंडक्शन की वजह से हम सिंपली कह सकते हैं ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। अच्छा, तो अभी जो अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हुआ है, अभी जो अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हुआ है ना, ये असल में करता क्या है? दो प्रोटॉन को बाइंड करता है। इस फोर्स का नाम हम रखते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है ना बाबा, ये न्यूक्लियर इंडक्शन की वजह से पैदा होता है। कह दो कि ये पैदा होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है बाबा। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन के गिर्द में होता है, इसके बगल में होता है ना, इस तरह से तभी चार्ज होती है। व्हेन न्यूट्रॉन इज इन फ्री स्टेट, आप न्यूक्लियस से बाहर निकाल दो, फिर कुछ भी नहीं होता। ये पोजीशन कब की है, ये बात हम कब की कर रहे हैं? वेन एवर इट इज सराउंडेड बाय प्रोटॉन, तो इंडक्शन होती है यूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो बाइंड कर देता है। इसकी नेचर क्या है? अट्रैक्टिव है। इसकी रेंज जो है ना काफ़ी कम होती है। डू रिमेंबर, ये जो फोर्स है ये वैलिड होता है फॉर शॉर्ट रेंज। अगर हम रेंज पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उसकी रेंज कम होती है। इतनी बड़ी रेंज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे डिस्टेंस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं बेटा। वैलिड होता है इस तरह से, ठीक है। और इट कीप्स द प्रोटॉन एट, तकरीबन कितनी दूरी पे दो प्रोटॉन को ये रखता है? अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर माइनस 15 मीटर, 10 पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पे ये दो प्रोटॉन को पकड़ के इस तरह से रखता है। इस फोर्स का नाम हम रखते हैं
न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा बाबा, इन दो प्रोटॉन को काबू करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी भी इंगेज होती है। तो द एनर्जी इंगेज्ड टू बाइंड प्रोटॉन एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, इस एनर्जी का नाम हम यहाँ पे रखते क्या हैं, दैट एनर्जी एसोसिएटेड इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। इसी का नाम हम रखते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी है। अच्छा, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किस वजह से होती है अगर आपसे पूछा जाए तो भाई बड़ा सादा सा मिसाल है कि बाइंडिंग एनर्जी वो है जो दो प्रोटॉन को एक पर्टिकुलर जगह पे रखने के लिए इस्तेमाल हो। उस एनर्जी का नाम हम क्या रखते हैं, द एनर्जी एसोसिएटेड इज एक्चुअली कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। चलें भाई, अब हम आते हैं इस बाइंडिंग एनर्जी और इससे रिलेटेड जो चीज़ें इस पे, जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये मास डिफेक्ट समझा दूं, आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सही तौर पे समझेंगे। बाबा सुनो, मिसाल की तौर पे हम कहते हैं कि भाई ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस का मास है, मिसाल की तौर पे कह दो कि न्यूक्लियस का मास है m, मास का मतलब जो न्यूक्लियस मास है वो ये। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी स्पेशीज हैं वो अलग करते हैं। स्पेशीज कौन कौन सी होती है न्यूक्लियर स्पेशीज, एक तो प्रोटॉन है और दूसरे न्यूट्रॉन है। आप एक काम करें, प्रोटॉन जितने भी है ना उनकी गिनती अलग करके उनका मास अलग निकालो, जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनकी गिनती अलग करो और उनके मासेस अलग निकालो, और आप इन न्यूक्लियन का मास अलग या फ्री स्टेट में मेजर करो। दोबारा से मैं बता दूं, ये मास है प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस में थे, तो अभी हमने इसको बाहर नहीं निकाला। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाबा जब अंदर थे तो बात ये है, अभी ये दोनों एक साथ है ना, इकट्ठे हैं। जब ये इकट्ठे हैं तो हमने क्या किया, इन दोनों का मास ऐड किया, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियन। अच्छा, उसूली तौर पे बराबर होना चाहिए ना ये हिसाब, पर बराबर होता नहीं है। भला क्या होता है, ये जो आपने सम करके निकाला है ना, ये वाला वैल्यू कह दो कि आपने जो सम ऑफ मास करके निकाला है ये हमेशा की तौर पे बड़ा होता है देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। ये सम ऑफ मासेस जो आपने निकाला ये हमेशा बड़ा होता है देन द कलेक्टिव मास, कलेक्टिव मास से बड़ा होता है। ये आपने सम ऑफ ऑल द मासेस की बात की है, ये आप बात करें किस में, कलेक्टिव मास में। इसमें हम बात करें किस में, फ्री स्टेट की, मतलब क्या अलग अलग करके हमने मेजर किया। इसमें हम बात करें क्या, पूरे न्यूक्लियस को हमने डायरेक्ट मेजर किया। ये जो फर्क आता है ना बाबा, इस फर्क का नाम हम रखते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट है क्या, जो सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियन है वो बड़ा होता है, उससे माइनस करो जो सिंपली मास ऑफ न्यूक्लियस है, वो आपको एक डिफरेंस मिलता है। इस डिफरेंस को हम सिंपली कहते हैं मास डिफेक्ट। ओके, अब इसी को भी मैं एक एग्जांपल के साथ उठाऊंगा जो कि आमतौर पे हाइड्रोजन का एक आइसोटोप डिस्कस्ड है जो कि ड्यूट्रॉन है, इसकी हम बात करते हैं क्योंकि इससे कंपैरिजन में थोड़ा आसानी हो जाएगी, आपको ये वाज़े तौर पे सही पे क्लियर भी हो जाएगा। तो ये है कि भाई हम एक सिंपल जो न्यूट्रॉन है, अपना जो ड्यूट्रॉन पार्टिकल है, हम इसकी कंपैरिजन पे आते हैं। अच्छा बाबा, ड्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर ये कि दो मतलब कह दो कि स्पेशीज इसमें होती हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1h2। अच्छा, इसका मतलब है न्यूक्लियस के हिसाब से बात की जाए तो एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। चलें बाबा, प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का जो इंडिविजुअल मास है वो कितना होता है, 1.6724 इंटू 10 पावर -27। न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास अकेला, मतलब न्यूट्रॉन अगर डायरेक्ट हम ले लें तो कितना मास बनता है, 1.67, ये याद कर लेना बेटा, 27 किलोग्राम। जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन से थोड़ा बहुत बड़ा है, ये कह दो। चलो एक काम करते हैं, हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अलग अलग कर हमने, अब दोनों को ऐड करके देखते हैं, मतलब दोनों के मासेस देखते हैं कि सम ऑफ मास कितना हुआ। तो सुनो, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब निकालोगे तो जवाब क्या आएगा, 10 पावर -27, तो वही है। आगे देखो, 4 और 8 12, 4 और 3 7, ये बनेगा 14। अच्छा, ये बनेगा 13 और ये बनेगा 3। तकरीबन यूं आपको बाबा मिलेगा। ये क्या मास है या ये किसका मास है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फ्री स्टेट में जो हमने मेजर किया उसका मास है।
चलो ठीक है, ये मिला। अब पता क्या है, ड्यूट्रॉन का अपना मास कितना होता है, मतलब ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस का जो आपने डायरेक्ट मेजर करना है ना, उसका बड़ा मास कितना होता है, ये भी मैं आपको समझा दूं, ये आप याद भी कर लेना बेटा। वो होता है 3.3431 और 10⁻⁻27 होता है। दोबारा से सुनो, जब हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकाला अलग करके, फिर हमने ऐड किया तो हमें ये मिला। इसका मतलब क्या, जब हम ड्यूट्रॉन के कंप्लीट न्यूक्लियस की बात करते हैं, जिसमें हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग नहीं करा, हमने सारा एक न्यूक्लियस है ना कलेक्टिवली मेजर किया, तो जवाब नहीं मिला। अब भला बता दो फर्क है कि नहीं, बिल्कुल फर्क है, वाज़ेह फर्क है थोड़ा बहुत। जो डिफरेंस है ना, ये ढूंढो कैसे निकालते हैं डिफरेंस। सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बड़ा होता है, उसमें से माइनस करो, देन मास ऑफ न्यूट्रॉन। भला कितना फर्क मिलेगा हम ये चेक करना चाहते हैं बाबा। अगर डिफरेंस की बात करो ना, तो ये डिफरेंस क्या मिलेगा, सुनो जरा, 10⁻⁻27 तो वही है, कॉमन है। अच्छा, 2 में से गया 1 बचा, 7 में से 3 4 बचे, ये बनेगा 0, ये भी बनेगा 0 और 0। ये आपको एक डिफरेंस मिला। एंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, ये जो फर्क आपको मिलता है, इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो आप कह सकते हो कि ड्यूट्रॉन का जो मास डिफेक्ट है वो ये है मास डिफेक्ट ऑफ ड्यूट्रॉन। अब एसोसिएटेड एनर्जी विथ मास डिफेक्ट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो देखोगे इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी है। तो बाबा ये बड़ा सादा है, इसकी एनर्जी अगर निकालनी है ना आपने, तो बड़ा सिंपल है, आप इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, सी के साथ, बल्कि C² के साथ, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, और फिर जो जवाब आएगा वो आपका एनर्जी का जूल में आएगा बाबा। आखिर में उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो तो क्या करना, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना, आपको जवाब इस तरह से मिल जाएगा। ये जवाब किसका मिलेगा, आप सिंपली कह सकते हैं एनर्जी का मिलेगा। और एनर्जी का नाम हम रखते हैं, जो एनर्जी मास डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है, उस एनर्जी का नाम हम रखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो जो बाइंडिंग एनर्जी आपको मिलेगी, ये सारी कैलकुलेशन जब आप करोगे ना, तो बाइंडिंग एनर्जी जो आपको मिलेगी, आप ये सारा कुछ कर लें, इस हिसाब से आप क्या करें, पहले मल्टीप्लाई करें, मतलब ये सारा mc² करें, फिर जूल में जवाब मिलेगा, आप उसको डिवाइड करें, आखिर में कोई ना कोई आंसर मिलेगा ना बेटा। तो वो तकरीबन आएगा 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा, 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। उसीलिए हम कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी जो अपना होती है किसकी, ड्यूट्रॉन की, वो इस तरह से ये होती है। अब ये फर्क किस वजह से आया, क्यों आया फर्क, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो फ्री स्टेट में नहीं है। अपना फ्री स्टेट में क्यों नहीं है, क्योंकि बाबा फ्री स्टेट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग है ना, बाइंडिंग करना लाजमी थोड़ी है। बाइंडिंग करना लाजमी कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो जब ये न्यूक्लियस में होते हैं तो बाइंडिंग करना बड़ा मैंडेटरी होता है। तो यूं थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी इनका बिजी होता है। बिजी का मतलब क्या, कि लिंक होता है। किस वजह से लिंक होता है, किसके साथ लिंक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को काबू जो करते हैं, तो थोड़ी बहुत एनर्जी शेयर होती है। फ्री स्टेट में काबू करना लाजमी नहीं है, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ मास। अच्छा, तो हम कहते हैं ये एनर्जी एसोसिएटेड है। अब एक बात और, एनर्जी का ये जो मिकदार आपने पढ़ा ना, इसमें प्रोटॉन का हिस्सापति कितना और न्यूट्रॉन का हिस्सापति कितना, क्योंकि ये तो नेट एनर्जी डिफरेंस है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अलग से निकालना चाहते हैं कि भाई इसमें प्रोटॉन का जो हिसाब किताब क्या होगा, न्यूट्रॉन का जो हिसाब किताब है वो क्या होगा, हम ये चेक करना चाहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, उसको डिवाइड करो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं। अभी 2 है ना, 2 से डिवाइड करो, तो फिर आपको एक एक का हिस्सापति मिल जाएगा। इसी के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। तो बाबा पैकिंग फ्रैक्शन भी एक और टर्मिनोलॉजी है। पैकिंग फ्रैक्शन का पता है मतलब क्या, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है जो बाइंडिंग एनर्जी का हिस्सा हर न्यूक्लियॉन के साथ जो रिलेटेड होता है, ये पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अभी अगर बात की जाए कि बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन की कितनी मिली आपको, 2.3, तो आप वही लिखें 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड करें किसके साथ, न्यूक्लियॉन की तादाद के साथ। भला न्यूक्लियॉन की तादाद कितनी है, 2 है।
आप ये हिसाब लगा लो, आप ये डिवाइड कर लो, आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। जो आपको आंसर मिलेगा दैट वुड बी ऑल अबाउट वी कैन से कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन का अमाउंट ये है। और बाबा इस हिसाब से अगर करोगे ना तो 1.1 या 1.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। पैकिंग फ्रैक्शन कौन सी एनर्जी है, इसके लिए आप क्या बात करोगे, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ व्हाट, विथ इंडिविजुअल न्यूक्लियन, ये कह सकते हैं ये। तो ये है एक सादा सा मिसाल पैकिंग फ्रैक्शन का। ओके, बाइंडिंग एनर्जी कहाँ होती है, जब न्यूक्लियस में होते हैं तो इंगेज होते हैं, एनर्जी इंगेज होती है तो मास की सूरत में जाहिर नहीं होती। फ्री स्टेट में काबू करना लाजमी नहीं है, तो ये एनर्जी का अमाउंट बचा हुआ है तो हमें मिलता है। चलो भाई, पैकिंग फ्रैक्शन, हमारा जो न्यूक्लियस है ना आपके इस पीरियोडिक टेबल में, कौन से एलिमेंट हैं या कौन सी चीज़ें जिनका पैकिंग फ्रैक्शन बढ़िया होता है, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब जैसे आप न्यूक्लियस नंबर बढ़ाते हो शुरू से तो पैकिंग फ्रैक्शन भी बढ़ती है। इसका मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा आप ये समझ लें बेटा इधर, कि जैसे आप न्यूक्लियस नंबर बढ़ाते हो ना तो सुनो पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ता भी है। हाइड्रोजन से लेकर जिस तरह जाओ तो पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ता है। ये पैकिंग फ्रैक्शन एक हद तक बढ़ता है, और वो हद कौन सी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। फेरोमैग्नेटिक में कौन कौन है, आयरन है, और कौन है, निकेल है, और कौन है, कोबाल्ट है। तो इनकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे आप चार्ज नंबर या न्यूक्लियस नंबर बढ़ाते हो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर बात की जाए तो एलिमेंट के पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती है, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना उनकी होती है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू डिसेंड करती है कर्व इस तरह से। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो न्यूक्लियन ज़्यादा है ना, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन की बेटा डेफिनेशन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन की तादाद बढ़ती है तो ओवरऑल जवाब आपका कम आएगा, तो यूँ कह दो पैकिंग फ्रैक्शन कम आए। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या मतलब, एनर्जी एसोसिएटेड विथ इंडिविजुअल न्यूक्लियस, आप यूँ भी कह सकते हो। तो ये एक छोटी सी कहानी इसके हिसाब से, ठीक है। अब इसमें चीज़ें और भी हैं, फिलहाल आप ये चीज़ नोट कर लें, तो कुछ और चीज़ें भी हमने डिस्कस करनी है, ठीक बेटा। तो अगले पोर्शन पे भी आते हैं, फिलहाल आप ये नोट कर लें। थैंक यू।